वेरी गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर तुम सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बहुत एक्सट्रीमली यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर को। टैक्स क्रूजर एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया है जिसमें दो बहुत यूज़फुल कंपाइलर्स हैं। एक तो इंटरलिंकिंग कंपाइलर है जो बहुत बहुत यूज़फुल है, और दूसरा ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर क्या करता है? ये तुम्हारी हेल्प करता है टू क्विकली रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लिमिट्स, थ्रेशोल्ड, डेट्स एक्सेट्रा। वाई फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर सर, इसकी क्या ज़रूरत है, ये हमें क्यों चाहिए? तो देखो, टैक्स लॉ इज़ वास्ट, बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। इट इज़ न्यूमरस फॉर्मूले, लिमिट्स, थ्रेशोल्ड, डेट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड्स हैं, वगैरह वगैरह। और इट इज़ चैलेंजिंग टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल होता है कि हम सब कुछ याद कर लें, और अगर याद कर भी लें तो उनको ठीक से हम रिकलेक्ट कर पाएँ एग्जाम के टाइम जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने कोई गलती कर दी, इनएबिलिटी टू डू सो इज़ वन ऑफ द टॉप रीजंस वाई मेनी स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर द टैक्स एग्जाम। बहुत से स्टूडेंट, जैसा हमको पता है कि 15% के आसपास ही पास होते हैं, बाकी 80-85% तो फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हम गलत फॉर्मूले, गलत लिमिट, गलत थ्रेशोल्ड, गलत डेट हमको याद नहीं हो पाती, वहाँ रिकलेक्ट नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली हम मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो सर, ये कंपाइलर हमारे लिए कैसे यूज़फुल होगा? ये कंपाइलर बेटा ऐसे यूज़फुल होगा कि इट विल what this does is it highlights important formulae, limits, thresholds, dates, etc. सुपर कॉम्पैक्ट फैशन में, ओके, और बहुत ही इजी टू रिवाइज फॉर्मेट है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि दिस विल इंश्योर, ये पक्का हो जाएगा कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट एनी ओमिशन और मिस्टेक। कोई ओमिशन नहीं करोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी, और तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, और फेल होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएंगी। अच्छा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर दो तरीके से अवेलेबल है, एक प्रिंट फॉर्मेट में, एक ई बुक के फॉर्मेट में। प्रिंट फॉर्मेट में ये टैक्स बुक प्लस जो कॉन्सेप्ट्स है, इनकम टैक्स की बुक में इनकम टैक्स का कंपाइलर एंड में दिया हुआ है, और जीएसटी की बुक में उस बुक के एंड में जीएसटी का कंपाइलर दिया हुआ है। ई बुक के लिए ये कम्प्लीटली फ्री है, और ये मेरी वेबसाइट www.taxwithsharat.com पे अवेलेबल है। तुम्हें सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है, और वहाँ टैक्स क्रूजर का सेक्शन है, वहाँ जाकर तुमको ये कंपाइलर मिल जाएगा। अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो साइन अप करो, साइन अप कम्प्लीटली फ्री है, और वहाँ जाकर तुम इसको ई बुक को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो सर, इसको यूज़ कैसे करें, इसका मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से लिया जा सकता है? तो देखो, मेरे सजेशंस, मेरे रिकमेंडेशंस क्या है। वंस एवरी फोर्टनाइट, हर 2 हफ्ते में इसको एक बार रिवाइज करो, एक बार इसको पढ़ो, और क्लोजर टू द एग्जाम्स, जब एग्जाम्स पास आ जाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो टू वंस अ वीक। ये मिनिमम है। वंस अ वीक करो, और ज़्यादा करोगे और जल्दी करोगे, बार बार करोगे, जितना करोगे उतना ही फ़ायदेमंद तुम्हारे लिए रहने वाला है। इस कंपाइलर को स्टैंड अलोन बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और किसी मटेरियल के साथ यूज़ करने की स्ट्रिक्टली ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो टैक्स बुक प्लस के साथ अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स तुमको मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईच रीडिंग ऑफ द कंपाइलर, तुम हर बार इसको पढ़ोगे तो इट विल वर्क लाइक अ सुपर रिवीजन फॉर यू, एक सुपर रिवीजन की तरह रहेगा, और ये तुम्हारे माइंड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये तुम्हारे माइंड में जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे, याद हो जाएंगे तुम्हें। तो तुम जब एग्जाम में जाके जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स विल ईजिली स्प्रिंग टू योर माइंड, और तुमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, और तुम उसको रिकलेक्ट कर पाओगे सही तरीके से, बिना किसी ओमिशन और मिस्टेक के, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस कंपाइलर में कंटेंट जो है वो सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रोविजंस रेलेवेंट हैं वो कवर्ड है, बाकी कवर्ड नहीं है क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। और इस कंपाइलर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रीफली हाईलाइट द प्रोविजंस, इसलिए डिटेल में प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। उसके लिए तुमको अपना स्टडी मटेरियल या रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस को रेफर कर लेना चाहिए अगर तुमको डिटेल्स में जाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइलर्स चैप्टर वाइज अरेंज्ड है, और हम एक एक करके चैप्टर्स को देखेंगे। पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जीएसटी की लॉन्च डेट 1 जुलाई 2017। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लेवी होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी लेवी होता है। टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई की तरफ। गिफ्ट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को गिफ्ट्स दी हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे अप टू ₹50,000। गिफ्ट्स ऑफ वैल्यू अप टू ₹50,000। रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं उनकी एक लिस्ट है, बट रिलेटेड पर्सन में इंक्लूड होता है वो पर्सन इफ अ थर्ड पर्सन हैज़ 25% और मोर शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो
मान लो ए है और बी है और एक थर्ड पर्सन है सी ए में 25% और मोर शेयर्स होल्ड कर रहा है और बी में भी 25% और मोर शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो ए और बी रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सप्लाई माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस अनलेस entire consideration is received after earlier of issue of certificate of completion और first occupation। तो अगर entire consideration जो है वो रिसीव हो रहा है after this date which is the earlier of A और B, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और ऐसा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल होता है उस रेट पे जिस रेट पे प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल हो रही है, और मिक्स सप्लाई किस रेट पे टैक्सेबल होता है, एट द रेट एप्लीकेबल टू सप्लाई विद द हाईएस्ट रेट। तो जिस सप्लाई का हाईएस्ट रेट है उसी रेट के हिसाब से पूरी मिक्स सप्लाई को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। चार्ज ऑफ जीएसटी, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई ऑथर है जिसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है तो 1 साल तक ही शुड नॉट विड्रॉ द ऑप्शन, he should not withdraw the option within a period of 1 year. A promoter is liable to pay tax under RCM। promoter को RCM के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा in case of long term lease of land। अगर long term lease of land है which is for 30 years or more। goods transport agency सर्विस की बात करें तो RCM के अंडर रेट ऑफ टैक्स होता है 5% और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर विदाउट ITC रहता है 5% और विद ITC रहेगा 12%। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल के केस में RCM पे टैक्स रहेगा 5% और फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स रहेगा 12% के हिसाब से। टैक्स पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा किस चीज़ पे, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इन अ होटल जहाँ पर होटल की डेली यूनिट टैरिफ इज़ मोर देन 7,500 रुपीज़। अब कॉम्पोजिशन लेवी की बात करते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। ATO मतलब एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफाइड लिमिट तक होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के केस में 8 आउट ऑफ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लिमिट 75 लाख है, और वो 8 स्टेट्स कौन से हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। बाकी सभी स्टेट्स में 1.5 करोड़ की लिमिट है। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के केस में 50 लाख की लिमिट है। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के केस में। अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, रेस्टोरेंट है तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, और अगर कोई सप्लायर है तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के केस में 6% रेट रहेगा ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के केस में सर्विसेज सप्लाई करी जा सकती हैं अप टू लिमिटेड एक्सटेंड, बट ये अप टू हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 5 लाख इन ए और बी में से जो हायर है उस वैल्यू तक सर्विसेज सप्लाई करी जा सकती हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के केस में। कॉम्पोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो कब लैप्स हो जाता है, वो उस फ्रॉम दैट डे, वो उस दिन से उस डेट से वो लैप्स हो जाता है जब टर्नओवर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाता है स्पेसिफाइड लिमिट को। इंटरेस्ट और डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जेम्प्ट है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है ATO और टर्नओवर इन स्टेट और यूटी से। ATO कैसे कंप्यूट करते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज, और ये ऑल इंडिया लेवल पे कंप्यूट होता है फॉर द सेम पैन। इनवर्ड RCM सप्लाईज इंक्लूड नहीं होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं, और GST भी एक्सक्लूड कर देते हैं। टर्नओवर इन स्टेट और यूनिट स्टेट और यूटी कैसे कंप्यूट करते हैं, ATO की तरह ही इसका भी कंप्यूटेशन होता है, लेकिन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी में हम क्या कैप्चर करते हैं, सप्लाईज जो कि विद इन अ स्टेट और यूटी है या फ्रॉम अ स्टेट और यूटी हो रही हैं उनको कैप्चर किया जाता है। और यहाँ भी ATO की तरह ही इनवर्ड RCM सप्लाईज और GST को एक्सक्लूड करते हैं। तो इसलिए नेट ऑफ GST जो वैल्यू है, वैल्यू विच इज़ नेट ऑफ GST, उसको हम इंक्लूड करते हैं ATO और टर्नओवर इन स्टेट यूनिट को निकालने के लिए। और अगर वैल्यू इंक्लूडिंग GST दी हुई है तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट 100 प्लस रेट ऑफ GST, तो वैल्यू नेट ऑफ GST निकल आती है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इंटीमेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन का इंटीमेशन फाइल करने की टाइमलाइन क्या है। अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर रजिस्टर्ड है तो
बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के मतलब 1 अप्रैल के पहले ये कर देना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी? नॉट रजिस्टर्ड केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ये कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन इफेक्टिव हो जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड है तो बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ये इफेक्टिव हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पशंस की बात करेंगे। एग्जाम्ड सप्लाई किसको बोलते हैं? निल रेटेड, होली एग्जाम्ड, नॉन टैक्सेबल, इन सभी को एग्जाम्ड सप्लाई बोलते हैं, एग्जाम्ड सप्लाई के स्कोप में आती हैं। अब चैरिटी की बात करते हैं, तो अगर एजुकेशन सर्विस या स्किल डेवलपमेंट सर्विस दी जा रही है फॉर पर्सन्स ऑफ एज 60 ऑफ मोर देन 65 ईयर्स, ओके, जो कि रूरल एरिया में है, तो उसको चैरिटेबल एक्टिविटी बोलेंगे और वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर रिलीजियस पब्लिक प्लेस है जिसकी रेंटिंग हो रही है तो वो कब एग्जाम्प्ट होगी? रूम के केस में अगर लेस देन 1000 पर डे है, प्रेमिसेस, ओपन एरिया एक्सेट्रा के केस में अगर लेस देन 10,000 पर डे है, शॉप्स और कमर्शियल स्पेस के केस में अगर लेस देन 10,000 पर मंथ है। अच्छा, एजुकेशन के केस में अगर IIMs के प्रोग्राम्स की बात करें तो उनका ड्यूरेशन अगर 1 साल या उससे ज़्यादा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हेल्थ, हॉस्पिटल रूम रेंट के बारे में बात करें तो ये कब एग्जाम्प्ट होता है? ICU, ICCU, ICU, CCU, ICCU, NICU, ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होते हैं। और अगर कोई रूम है तो वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा अगर चार्जेस 5,000 पर डे तक हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसका एग्जाम्शन कैसे कैसे मिलेगा, उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट में अगर एनवलप्स लेस देन 10 ग्राम्स के हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये जो सर्विसेज दी हुई हैं 1 2 3 4 5 ये टैक्सेबल हो जाएंगी अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है और उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ATO रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रहा है। और वो सर्विसेज हैं पोस्टल सर्विसेज जो कि नॉन बेसिक है, फॉर एग्जांपल स्पीड पोस्ट या एयरक्राफ्ट वेसल सर्विस या ट्रांसपोर्ट या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या और कोई सर्विसेज, तो ये सब टैक्सेबल हो जाएंगी। अच्छा, अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ATO रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा है तो भी ऊपर वाली सर्विसेज टैक्सेबल रहेंगी 5 को छोड़कर, मतलब जो अदर सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल नहीं रहेंगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अब अगर हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर सर्विसेज की बात करें जो कि यहाँ हम कह रहे हैं कि टैक्सेबल है, लेकिन इसके बावजूद एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर कंसिडरेशन 5,000 रुपीज़ तक है, या अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करें तो कंसिडरेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर 5,000 रुपीज़ तक है। ओल्ड एज होम सर्विस ये एग्जेम्प्ट रहेगी कब? जब रेसिडेंट्स 60 ईयर्स या ज़्यादा की एज के हैं और कंसिडरेशन जो चार्ज किया जा रहा है वो अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर है। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर कंपोजिट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की बाय वे ऑफ एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वैल्यू ऑफ सर्विस जो गुड्स की है वो अप टू 25% है, उससे ज़्यादा नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी अगर 75% या उससे ज़्यादा स्पेंड गवर्नमेंट द्वारा बियर किया गया है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पशन की जब हम बात करते हैं तो मोटर व्हीकल का टर्म, मोटर व्हीकल का कॉन्सेप्ट जगह जगह पे आता है, तो मोटर व्हीकल की एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई व्हीकल है जो कि लेस देन 4 व्हीलर है, 4 व्हील से कम है, और इंजन सीसी उसकी नॉट मोर देन 25 सीसी है, तो उसको मोटर व्हीकल डेफिनेशन के हिसाब से नहीं माना जाएगा। RCS एयरपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस, उसमें जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है वो एग्जाम्प्ट रहेगी 3 साल तक, 3 ईयर्स, कब से? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एयरपोर्ट। अगर मोटर व्हीकल हायर पे दी जा रही है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी अगर उसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर्स से ज़्यादा है, मोर देन 12 पैसेंजर्स। अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल हायर पे दी जा रही है लोकल अथॉरिटी को तो वो वैल्यू एग्जाम्प्ट रहेगी अगर उसकी कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स है। टूर ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है फॉरेन टूरिस्ट को तो उसका एग्जाम्पशन मिलता है, उसका फॉर्मूला है लोअर ऑफ A और B। ए में कंसिडरेशन फॉर एंटायर टूर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेज आउटसाइड इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल डेज, और बी रहेगा 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन। ए और बी में से जो कम होगा वो वैल्यू एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगी। अगर लेस देन 12 आवर्स का पीरियड है तो उसको हाफ डे माना जाएगा, अगर 12 आवर्स
या उससे ज़्यादा का पीरियड है तो उसको 1 डे मान लिया जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो स्टे ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया ये मैक्सिमम 6 मंथ्स रहना चाहिए। बैंकिंग के केस में अगर सिंगल कार्ड का सेटलमेंट हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो अप टू 2000 रुपीज़ है। इंश्योरेंस के केस में अगर लाइफ इंश्योरेंस है जो कि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कवर मैक्सिमम 2 लाख है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, फॉर ओरिजिनल वर्क सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के रिलेशन में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर अपफ्रंट इफ देयर इज एन अपफ्रंट अमाउंट लॉन्ग टर्म लीज के लिए ऑफ प्लॉट्स फॉर फाइनेंशियल बिजनेस तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लीज किस पीरियड की होनी चाहिए? 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा। स्पोर्ट्स आर्ट्स कल्चर की बात करें तो फोक परफॉर्मेंस या क्लासिकल परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। सर्कस, डांस, कॉन्सर्ट एक्सेट्रा में जो एडमिशन चार्ज होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कंसिडरेशन अप टू 500 पर पर्सन है, उससे ज़्यादा नहीं है। नॉन प्रॉफिट के केस में हाउसिंग सोसाइटी जो सर्विस प्रोवाइड करती है ओन मेंबर्स को तो वो एग्जेम्प्ट रहती है अप टू 7500 पर मंथ। वेलफेयर एंटिटी या प्रमोशनल एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं टू ओन मेंबर्स और मेंबरशिप फीस चार्ज करती हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 1000 पर ईयर। इंक्यूबेशन सर्विस के केस में सर्विस बाय एन इंक्यूबेटी एग्जेम्प्ट रहेगा 3 ईयर के पीरियड के लिए अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। और कंडीशन क्या है? इफ द टोटल टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं विच आर स्प्रेड अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो उनकी वैल्यू को अपोर्शन किया जाता है और उसका बेसिस प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटी लॉ में। इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज के केस में, लॉजिंग के केस में बेसिस रहता है नंबर ऑफ नाइट्स, और कोई सर्विसेज हैं तो बेसिस रहता है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। लॉजिंग इन बोट और वेसल के केस में रहता है टाइम स्पेंट। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो अपोर्शनमेंट होता है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर लीज सर्किट है तो एज पर नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस हैं जो प्रोवाइड करी जा रही हैं टू द गवर्नमेंट तो पब्लिकेशंस के केस में बेसिस रहता है अमाउंट पेएबल फॉर एडिशंस पब्लिश्ड। पैम्पलेट्स एक्सेट्रा के केस में अमाउंट पेएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। होर्डिंग्स के केस में ट्रेन की बात नहीं हो रही है, इट इज़ अमाउंट पेएबल। ट्रेन के केस में लेंथ ऑफ ट्रैक इज द बेसिस। यूटिलिटी बिल्स के केस में बिलिंग एड्रेसेस। रेलवे टिकट्स के केस में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। रेडियो स्टेशंस के केस में नेम ऑफ स्टेशंस बेसिस रहता है। टीवी चैनल्स के केस में व्यूअरशिप। सिनेमा हॉल्स के केस में अमाउंट पेएबल। इंटरनेट या एसएमएस के केस में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के अंडर ए या बी में से जो पहले है विच एवर इज द अर्लियर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर या लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। लास्ट डेट मतलब टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस को इशू करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। जहाँ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो रिमूवल ऑफ गुड्स या उसके पहले इनवॉइस इशू कर देनी पड़ेगी। अगर वो केस नहीं है मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल ऑफ गुड्स इसके इस टाइम या इसके पहले। कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है विद सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और पेमेंट्स तो इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ ईच स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ ईच पेमेंट। अगर गुड्स भेजे गए हैं या गुड्स आर टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न तो उस केस में द अर्लियर ऑफ सप्लाई या 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जो भी पहले है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स आरसीएम के केस में ये अर्लीस्ट ऑफ ए, बी और सी। ए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जब गुड्स रिसीव हो रहे हैं। बी डेट ऑफ पेमेंट जो कि क्या होता है, जो कि होता है अर्लियर ऑफ क्या, एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और बैंक डेबिट। या सी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ए, बी और सी में जो पहले होगा। अगर इस रूल के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं है तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ ए और बी और सी। ए क्या है, अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो रही है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं हो रही है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस।
और सी डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट। ये क्या होती है? ये होती है अर्लियर ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और बैंक क्रेडिट। अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज रिसीट ऑफ सर्विसेज इन बुक्स। अगर 1000 रुपीज़ तक का एडवांस मिला है तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ रिलेटेड इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है? अगर सप्लायर है इंश्योर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी तो लेटेस्ट बाय 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। अगर कोई और सप्लायर है तो लेटेस्ट बाय 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल है तो लेटेस्ट बाय द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल नहीं है तो लेटेस्ट बाय द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट कंप्लीशन से लिंक्ड है तो लेटेस्ट बाय द डेट ऑफ सच कंप्लीशन। अगर कंप्लीशन के पहले सप्लाई खत्म हो गई है तो एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई कंटिन्यू रहनी चाहिए 3 मंथ से ज़्यादा, फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज आरसीएम के केस में इट इज़ द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब एंट्री इन द बुक्स और ऑफ रेसिपिएंट और बैंक डेबिट, इनमें से जो भी पहले है, या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर इस रूल्स के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं है तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है तो अर्लियर ऑफ ए और बी, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट। अगर सप्लाई ऑफ वाउचर्स का केस है तो अगर सप्लाई के टाइम पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, सप्लाई ऑफ वाउचर्स के टाइम पे अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर ऐसा नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। रेसिडुअल मेथड, अगर ऊपर जो हमने डिस्कस किए रूल्स उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाला जा सकता है, तो फिर अगर पीरियोडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मानी जाएगी। और अगर ऐसा केस नहीं है तो डेट व्हेन टैक्स पेड। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडिशन हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट तो उस वैल्यू के रिलेशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? डेट व्हेन सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। टैक्सेस की बात करें तो जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन और कोई टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में टीसीएस को एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर रेसिपिएंट थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है जिसके लिए सप्लायर लाइबल है तो उसको इंक्लूड करते हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट है जो एग्जेम्प्ट नहीं है तो इंक्लूडेड रहेगा। अगर एग्जेम्प्ट है तो वो तो एग्जेम्प्ट है। फिर डेल क्रेडिटर एजेंट, डीसीए, अगर डीसीए ने लोन दिया हुआ है रेसिपिएंट को जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो अगर डीसीए एजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा, तो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू में। पर अगर डीसीए एजेंट है तो इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू में। अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो वो एक्सक्लूडेड रहेगी। लेकिन अगर किसी और से मिल रही है तो वो इंक्लूडेड रहेगी, लेकिन तब जब वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? प्राइस से। डिस्काउंट में अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट है तो वो एक्सक्लूडेड रहेगा, पर अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो एक्सक्लूडेड रहेगा तभी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर वो एग्रीड है पहले से, अगर वो इनवॉइस से लिंक्ड है, ओके, और आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया है, और अगर ये केस नहीं है तो वो फिर वैल्यू में इंक्लूड हो। अब आईटीसी की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स ज़रूरी है आईटीसी के अवेलमेंट के लिए। अगर सप्लायर ने अपना रेलेवेंट जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं किया है टिल 30th of September following the end of financial year in which ITC was availed, ओके, आईटीसी अवेल किया है रेसिपिएंट ने और उसके उस फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 सितंबर तक सप्लायर ने अपना रेलेवेंट जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं किया है तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अपना जीएसटीआर 3B फर्निश करते समय ऑन और बिफोर 30th of November। पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर जो टैक्स है वो पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा।
अगर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स के साथ इज नॉट पेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। ITC अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है? इट इज़ द अर्लियर ऑफ ए और बी। ए क्या है? 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। बी फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन होता है टू अवेल 50% ऑफ एलिजिबल ITC एवरी मंथ। ITC ब्लॉक कर दिया जाता है ऑन पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर अप टू 13% से। ITC क्लेम कर सकते हैं कुछ केसेस में, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है या एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल बन गई है। तो कैपिटल गुड्स की बात करें तो उस पर जो ITC है उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग टैक्स पेड बाय, किस एक्सटेंट तक उसको रिड्यूस करना पड़ेगा? 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट देयर ऑफ। और क्वार्टर का मतलब होगा जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून एक्सेट्रा। इन द अबव केसेस, मतलब ये जो केसेस अभी हमने डिस्कस किए। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे ITC कैन नॉट बी टेकन फॉर एनी सप्लाई आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। ओके, ये टाइम लिमिट होती है। अगर ITC क्लेम 2 लाख से ज़्यादा है तो डिटेल सर्टिफाई करनी होगी CA या CMA को। ITC को रिवर्स करना पड़ता है सर्टेन केसेस में। अगर ऑप्टेन हो रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम में या सप्लाई होली एग्जेम्प्ट बन गई है तो ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स के केस में प्रपोर्शनेट ITC को रिवर्स करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इनवॉइसेस। अगर इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस के बेसिस पर। कैपिटल गुड्स के केस में रिवर्स करना पड़ेगा ITC को बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, जो कि रिमेनिंग है 5 ईयर पीरियड में जो बची हुई है, जो रिमेनिंग है, और इस केस के लिए पार्ट ऑफ अ मंथ को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड और प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई हो रही है जिसपे ITC या लिया जा चुका है तो अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो क्या होगा? इट विल बी हायर ऑफ ए और बी। ए क्या होगा? ITC टेकन, और उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट से। और बी क्या होगा? टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर हम ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स की बात कर रहे हैं विच इज सप्लाइड एज स्क्रैप, ओके, तो ए को हम इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ बी रेलिवेंट रहेगा, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेमेंट करना पड़ेगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, अगर न्यू रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो ITC ट्रांसफर कर सकते हैं इन न्यू रजिस्ट्रेशन को। बेसिस क्या रहेगा? इन द रेशियो वैल्यू ऑफ एसेट्स। ITC के यूटिलाइजेशन का रूल, ITC किसका और आउटपुट लाइबिलिटी किसकी। तो सबसे पहले IGST का जो ITC है उसको IGST के पेमेंट में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद IGST के ITC को CGST या SGST, UTGST के पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे इन एनी ऑर्डर एंड प्रपोर्शन। हमें देखना पड़ेगा कि IGST का जो ITC है वो फुली एग्जॉस्टेड हो जाए। उसके बाद हम CGST का जो ITC है उसको CGST के पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे और जो बचा है उसको IGST के पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उसको SGST और UTGST के पेमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद SGST और UTGST का जो ITC है उसको हम SGST, UTGST के पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे, फिर IGST के पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम उसको CGST के पेमेंट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। रूल 86 में रिस्ट्रिक्शन है कि हम फ्रॉडुलेंट और इनएलिजिबल ITC का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक वैलिड रहता है। रूल 86B में रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 99% आउटपुट टैक्स का जो है वो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं ITC को यूटिलाइज कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। और ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है तब जब टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू, जिसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं और जीरो रेटेड सप्लाई नहीं, तो जो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है इन अ मंथ वो 50 लाख से ज़्यादा है। कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है 86B वाला। एक केस है कि जब इनकम टैक्स पेड है 1 लाख से ज़्यादा, मोर देन 1 लाख, इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जिसका रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। एक और केस है जब रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किस चीज़ का? फॉर अनयूटिलाइज ITC। किस वजह से? ड्यू टू जीरो रेटेड सप्लाईज और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक और केस है जब मोर देन 1% क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सो फार इन द फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन पेड इन कैश, कैश में पे किया गया है, तो भी ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है 86B वाला। अब रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे।
रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर एटीओ फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रहा है। एटीओ का कंप्यूटेशन हम चार्ज के सेक्शन में देख चुके हैं। दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, सप्लाईज अगर ओन अकाउंट पे हो रही हैं या और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हो रही है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर एग्जेम्प्ट भी है तो भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है? रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड अगर टैक्सेबल सप्लाईज हो रही हैं फ्रॉम एमएमएनटी स्टेट्स तो 10 लाख की रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है। 10 लाख एमएमएनटी स्टेट्स मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर टैक्सेबल सप्लाईज हो रही हैं एएमपी एसटीयू स्टेट्स में तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है। एएमपी एसटीयू मतलब इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। और टैक्सेबल सप्लाईज हो रही हैं और किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में वो बन जाती है 40 लाख। अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही हैं तो रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट रहेगा सप्लायर के लिए अगर एटीओ इन अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। ये 20 लाख है 10 लाख एमएमएनटी स्टेट्स के लिए। रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट रहेगा सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स के लिए अगर एटीओ इन अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। ये 10 लाख रहेगा एमएमएनटी स्टेट्स के लिए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के को अप्लाई करते समय बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना ज़रूरी है, लेकिन अगर उस समय नहीं फर्निश होती हैं तो रूल 10A के हिसाब से इसको फर्निश करना पड़ेगा लेटेस्ट बाय द अर्लियर ऑफ ए और बी। ए क्या है? 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बी क्या है? फर्निशिंग ऑफ GSTR1 और यूजिंग IFF। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? अगर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की सबमिट कर दी गई है विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल तो इफेक्टिव डेट रहेगी डेट व्हेन द पर्सन बिकेम सो लायबल। अगर एप्लीकेशन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल के बाद सबमिट करी गई है, सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये इफेक्टिव डेट रहेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मैक्सिमम वैलिडिटी 90 डेज रहेगी जो एक्सटेंड करी जा सकती है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है कुछ स्पेसिफाइड केसेस में। कुछ केसेस क्या हैं? GSTR4 रिटर्न कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में अगर फाइल नहीं किया गया है बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर मंथली GSTR भी नहीं फाइल किया गया है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर क्वार्टरली GSTR3 भी नहीं फाइल किया गया है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स। अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस कमेंस नहीं किया गया है विद इन 6 मंथ्स। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो कैंसिलेशन को का रिवोकेशन किया जा सकता है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद इन 90 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ये 90 डेज एक्सटेंड हो सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 180 डेज। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स तो फिर डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर के विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। टैक्स इनवॉइस, कुछ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो टैक्स इनवॉइस में मेंशन करनी ज़रूरी है, उसमें कुछ यहाँ पर दी हुई हैं। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज़्यादा है तो क्या देना पड़ेगा? नेम, एड्रेस, स्टेट एंड इट्स कोड। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से कम है तो ये जो ऊपर दिया हुआ है वो मेंशन करना पड़ेगा इफ़ द रेसिपिएंट रिक्वेस्ट्स। जो HSN है उसकी 6 डिजिट्स मेंशन करनी पड़ेंगी अगर एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 4 डिजिट्स ऑफ HSN मेंशन करनी पड़ेगी और ये ऑप्शनल रहेगा अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। टैक्स इनवॉइस की कितनी कॉपीज होनी चाहिए? गुड्स के केस में 3 और सर्विसेज के केस में 2। ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस, रजिस्टर्ड पर्सन कवर रहेगा अगर उसका ATO इज मोर देन 5 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स। डायनामिक QR कोड में अब रजिस्टर्ड पर्सन कवर रहेगा जिसका ATO इज मोर देन 500 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स। रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं। कौन से पीरियड के लिए इशू करी जा सकती हैं? फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
ये कब इशू करी जा सकती हैं? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करी जा सकती हैं। स्टेट वाइज अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज, इनके लिए अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ सप्लाई इज नॉट मोर देन 2.5 लाख, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है जिसको इनवॉइस नहीं चाहिए, तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करी जा सकती है ऑन अ डेली बेसिस। जब रिसीट ऑफ एडवांस मिलता है तो रिसीट वाउचर हम इशू करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर रेट इनडिटर्मिनेबल है तो 18% का जीएसटी रेट लगेगा। अगर नेचर ऑफ सप्लाई भी इनडिटर्मिनेबल है तो इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। इंश्योरर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जो है वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। अगर डिलीवरी चालान की हम बात कर रहे हैं तो वो 3 कॉपीज में बनना चाहिए। क्रेडिट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट की डिटेल्स रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन से रिटर्न में? रिटर्न फॉर द मंथ इन विच क्रेडिट नोट इज इशूड। लेकिन इट शुड नॉट बी लेटर देन अर्लियर ऑफ ARB। A 30th November following end of financial year of supply. B is date when the relevant annual return is furnished. और डेबिट नोट की डिटेल्स डिक्लेयर कर सकते हैं इन द रिटर्न फॉर द मंथ इन विच इट इज इशूड, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ई-वे बिल, ये कब रिक्वायर्ड होता है? इसको जनरेट करना पड़ता है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। इसमें जीएसटी इंक्लूड करते हैं पर वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूड कर देते हैं। पार्ट ए फर्निश करने पर यूनिक नंबर जनरेट होता है जो कि 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। पार्ट बी फर्निश करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फॉर अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कंसाइनर्स टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस और फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स टू कंसाइनीज प्लेस। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है अगर एक व्हीकल में कंसाइनमेंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उन सबके लिए कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई अगर है और ई-वे बिल जनरेट नहीं हुआ है लेकिन एग्रीगेट कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या रहती है? 1 डे for up to 200 kilometers plus 1 additional day for further 200 kilometers or part। लेकिन ये ओडीसी और एमएमएस के केस में, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल शिपमेंट विद एटलीस्ट 1 लेग बाय शिप, ये 1 डे और 20 किलोमीटर्स बन जाता है। मतलब वैलिडिटी क्या रहेगी? 1 डे फॉर अप टू 20 किलोमीटर्स प्लस 1 एडिशनल डे फॉर फर्दर 20 किलोमीटर्स और पार्ट। ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकता है विद इन 8 आवर्स फ्रॉम इट्स एक्सपायरी। ई-वे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है, उसकी टाइम लिमिट रहती है विच इज अर्लियर ऑफ ए और बी। ए इज 72 आवर्स ऑफ डिटेल्स मेड अवेलेबल, बी इज टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ई-वे बिल एग्जेम्प्ट रहता है। कई सिचुएशंस हैं, 2 सिचुएशंस यहाँ दी गई हैं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फॉर अप टू 20 किलोमीटर्स, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कंसाइनर्स प्लेस टू वे ब्रिज और बैक, डिलीवरी चालान के साथ। या फिर अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है, ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ब्लॉक रहता है। किस चीज़ के लिए? फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ पर्सन। इफ कुछ सिचुएशंस हैं, 3 यहाँ दी हुई हैं। अगर जीएसटी CMP 08 मतलब स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स बाय कॉर्पोरेशन टैक्स पेयर, ये अगर फाइल नहीं किया गया है फॉर 2 क्वार्टर्स कॉन्जिक्यूटिव, या GSTR 3 भी फाइल नहीं किया गया है फॉर 2 टैक्स पीरियड्स कॉन्जिक्यूटिव, या GSTR 1 फाइल नहीं किया गया है फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, किस पीरियड तक इनको रिटेन करने की जरूरत है? एक स्टैंडर्ड पीरियड होता है, डिफॉल्ट पीरियड, जो कि होता है 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट ईयर। स्पेशल प्रोविजन होता है अपील रिवीजन के केस में, जहां पर पीरियड ऑफ रिटेंशन रहता है लेटर ऑफ 1 year आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील एक्सेट्रा, या बी जो स्टैंडर्ड पीरियड जो ये ऊपर दिया। पेमेंट ऑफ टैक्स,
कैश लेजर में डिपॉजिट अगर ओवर द काउंटर करना है तो वो अप टू 10,000 किया जा सकता है पर चालान पर टैक्स पीरियड। सेक्शन 50 में इंटरेस्ट लगता है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर सप्लाईज डिक्लेयर कर दी गई हैं रिटर्न में विच हैज़ बीन फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट और ये डिमांड का केस नहीं है तो इंटरेस्ट लगेगा एट 18% पर एनम ऑन टैक्स पेड फ्रॉम कैश लेजर, आईटीसी की यूटिलाइजेशन से नहीं जो कैश में पे हुआ है, फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अगर ये केस नहीं है तो बाकी सभी केसेस में 18% पर एनम के हिसाब से लगेगा ऑन अनपेड टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, अगर कोई भी अमाउंट पेबल है या रिफंडेबल है तो उसको नियरेस्ट रुपी तक राउंड ऑफ कर देना पड़ेगा। टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस, कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज़ हैं जिनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। उनमें से एक है अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी स्टैट्यूटरी और एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट विद इक्विटी और कंट्रोल 51% या उससे ज़्यादा, उसको भी डिडक्टेड माना जाएगा और टीडीएस उसको काटना पड़ेगा। फॉर टीडीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ये 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो जीएसटी उसमें एक्सक्लूडेड रहता है। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 1% ईच लगता है, मतलब कंबाइंड 2%, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगेगा 2% के हिसाब से। टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टीसीएस, टीसीएस का रेट रहेगा इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 0.5% ईच, मतलब टोटल 1%। इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी 1%। टीसीएस लगता है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पर मंथली, जो कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा, और टीसीएस का पेमेंट रहता है बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फाइनली अब हम रिटर्न्स की बात करेंगे। पहले GSTR1 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? अगर मंथली है तो 11th ऑफ मंथ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड, अगर क्वार्टरली है तो 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात करते हैं। डिटेल्स किस पीरियड की फर्निश हो सकती हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ्स की ऑफ अ क्वार्टर IFF के थ्रू। और डिटेल्स जो फर्निश हो सकती हैं वो होनी चाहिए अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच मंथ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और डिटेल्स कब फर्निश कर सकते हैं? डिटेल्स कैन बी फर्निश ड्यूरिंग 1st to 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा GSTR1 को फर्निश करने का? ये ड्यू डेट से 3 ईयर्स की टाइम लिमिट है, उसके बाद GSTR1 को फर्निश नहीं कर सकते। GSTR1 में डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो अगर इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख है तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज सप्लाईज फॉर ईच रेट ये फर्निश करनी पड़ेगी डिटेल। और अगर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। HSN कोड्स की डिटेल्स ये सेम रहेगी जैसा हमने टैक्स इनवॉइस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले अंडर द चैप्टर डॉक्यूमेंट्स। GSTR1 का अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन एक टाइम लिमिट होती है, इस टाइम लिमिट के बाद वो नहीं कर सकते, और वो है द अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच डिटेल्स पर्टेन और द फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट ARs ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न। GSTR2B स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ITC, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ ITC। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ये जो सप्लायर GSTR1 डिटेल्स फर्निश करता है वो GSTR2B स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर सप्लाईज हो रही हैं नॉन QRMP सप्लायर से, मतलब मंथली GSTR1 वो उसको फर्निश करना है, तो GSTR2B में क्या आपको मिलेगा? GSTR2B में मिलेगा GSTR1 डिटेल्स जो कि फर्निश करी गई हैं फ्रॉम 0000 आवर्स ऑफ 12th ऑफ द रिलेवेंट मंथ, उससे लेकर और 2359 आवर्स ऑफ 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, ये GSTR2B में देखने को मिलेगा। अगर QRMP सप्लायर्स हैं, मतलब सप्लाईज उन सप्लाई से करी गई हैं जिनको क्वार्टरली GSTR1 या IFF के थ्रू डिटेल्स फर्निश करनी है, तो उन्होंने जो डिटेल्स फर्निश करी हैं तो वो किस तरीके से GSTR2B में देखने को मिलेंगी? फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर, थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर। ओके, तो फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर की बात करें तो 0000 आवर्स ऑफ 14th ऑफ द फर्स्ट मंथ,
टू 2359 आवर्स ऑफ 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब सेकेंड मंथ। ऐसे ही सेकेंड मंथ की बात करें तो 0000 आवर्स ऑफ 14th ऑफ सेकेंड मंथ टू 2359 आवर्स ऑफ 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब थर्ड मंथ। और थर्ड मंथ की बात करें तो 0000 आवर्स ऑफ 14th ऑफ थर्ड मंथ टू 2359 आवर्स ऑफ 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। GSTR 2 भी अवेलेबल हो जाता है 14th को। QRMP स्कीम और GST 3 भी रिटर्न। QRMP स्कीम के लिए पर्सन एलिजिबल बन जाएगा अगर उसकी ATO इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और QRMP स्कीम में आने के लिए जो ऑप्शन है उसके एक्सरसाइज के लिए क्या टाइम पीरियड है, कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में ATO 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो पर्सन को जो कि इस स्कीम में है उसको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, अगर ऑप्ट आउट करना है तो कब कर सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। GSTR 3 भी कब फर्निश करना होता है, ड्यू डेट क्या है, अगर मंथली है तो 20th ऑफ अ मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट मंथ, अगर क्वार्टरली है तो 22nd या 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट क्वार्टर। 22nd कुछ स्टेट्स यूटीज के लिए है और 24th कुछ स्टेट्स यूटीज के लिए है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर GST CMP 08, ये स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, ये स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा क्वार्टरली बाय 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। GSTR 4 रिटर्न ये फर्निश करना पड़ेगा बाय 30th ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कॉम्पोजिशन स्कीम में जब ऑप्ट इन किया गया है तो उसके पहले का जो पीरियड है उसके जो स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स हैं उसको फर्निश कब तक कर सकते हैं, टिल द अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब NRTP के केस को देखते हैं। GSTR 5 रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, ये मंथली फर्निश करना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या है, बाय द अर्लियर ऑफ 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ अ कैलेंडर मंथ और 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पीरियड। TDS रिटर्न है GSTR 7 में, उसको मंथली फर्निश करना पड़ता है विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट मंथ। पेमेंट ऑफ टैक्स की ड्यू डेट क्या है, अगर मंथली GSTR 3 भी फाइल हो रहा है तो GSTR 3 भी ड्यू डेट तक भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली GSTR 3 भी फाइल हो रहा है तो फर्स्ट 2 मंथ्स में क्वार्टर के पेमेंट करना पड़ेगा बाय 25th ऑफ सक्सीडिंग मंथ और थर्ड मंथ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा बाय द GSTR 3 भी ड्यू डेट। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को पेमेंट करना पड़ेगा बाय द GST CMP 08 ड्यू डेट, NRTP को बाय GSTR 5 ड्यू डेट और TDS के केस में बाय GSTR 7 ड्यू डेट। QRMP टैक्स पेयर है तो उनको जो अमाउंट पे करना है जो कि क्वार्टरली GSTR 3 भी फाइल कर रहे हैं, किस तरीके से करना है, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर में कितना करना है और थर्ड मंथ और क्वार्टर में कितना करना है। फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर की अगर बात करें तो 2 मेथड्स होते हैं, मेथड 1 या मेथड 2। मेथड 1 फिक्स्ड सम मेथड है, इस मेथड के हिसाब से 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ये अमाउंट है जो पे करना है अगर रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया गया था, और अगर रिटर्न मंथली फाइल किया गया था तो होगा 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। और अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड जो है अडॉप्ट किया गया है तो नॉर्मल कंप्यूटेशन रहेगा। थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर में GSTR 3B में जो बन रहा है वो अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टिंग डिपॉजिट इन फर्स्ट 2 मंथ्स। तो ये जो फर्स्ट 2 मंथ्स में जो डिपॉजिट किया गया था उसको एडजस्ट करके जो बैलेंस होगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब कॉमन पॉइंट्स हैं GSTR 3B 457 से रिलेटेड। GSTR 3B रेगुलर टैक्स पेयर, GSTR 4 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, GSTR 5 NRTP, GSTR 7 फॉर TDS। रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है लेकिन टाइम लिमिट है, ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता आफ्टर द अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। मैक्सिमम टाइम क्या है इसको फर्निश करने का, ये आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट, इसके बाद ये फर्निश नहीं हो सकता। TCS स्टेटमेंट, मंथली GSTR 8 स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद इन 10 days ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये GSTR 8 फर्निश नहीं कर सकते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। रेक्टिफिकेशन हो सकता है पर उसकी टाइम लिमिट है। रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता आफ्टर द अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट GSTR 9B। GSTR 9B
एनुअल GSTR 9B स्टेटमेंट। ये एनुअल GSTR 9B स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा बाय 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न GSTR 9 है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में, और बाकियों के केस में GSTR 9। इसको फाइल करने की ड्यू डेट है 31st ऑफ दिसंबर बाय 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C भी फाइल करना पड़ेगा अगर ATO ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है। एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, नहीं फर्निश कर सकते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। फाइनल रिटर्न होता है GSTR 10 में, उसको फाइल करना पड़ेगा विद इन लेटर ऑफ 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेट फीस पे करनी पड़ेगी फॉर फेलियर टू फाइल सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स। ये जो अमाउंट देख रहे हो टेबल में, दिस इज फॉर एवरी डे, और जो ब्रैकेट में देख रहे हो दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम। और ये जो अमाउंट देख रहे हो दैट इज अंडर द CGST एक्ट। इक्वल अमाउंट पे करना पड़ेगा अंडर द SGST UT GST एक्ट। तो ये जितने अमाउंट्स आप देख रहे हो उसका डबल बेसिकली अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। अब GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज या रिटर्न 3B वाला फॉर रेगुलर टैक्स पेयर, 4 वाला कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए और 5 वाला NRTP के लिए। तो अगर GSTR 1 में नील आउटवर्ड सप्लाईज है, 0, या GSTR 3B 4 5 में नील टैक्स है, तो क्या रहेगा? तो सब में डेली फीस 10 रुपीज़ रहेगी। लेकिन GSTR 1 3B के केस में मैक्सिमम 250 रहेगा, 4 के केस में 250 रहेगा और 5 के केस में बढ़ जाएगा 5000 मैक्सिमम फीस। अगर ये केस नहीं है, मतलब GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज हैं और GSTR 3B 4 5 में टैक्स भी है, नील नहीं है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा? ऐसे केस में सभी में 25 रुपीज़ डेली फीस रहेगी। ओके, लेकिन GSTR 5 के केस में मैक्सिमम 5000 बन जाएगा, 4 के केस में 1000 बन जाएगा, और GSTR 1 और 3B के केस में डिपेंड करेगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ATO क्या था। अगर अप टू 1.5 करोड़ था तो मैक्सिमम 1000 रहेगा, अगर मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ था तो मैक्सिमम 2500 बन जाएगा, और अगर मोर देन 5 करोड़ था तो मैक्सिमम बढ़ जाएगा 5000 तक। कुछ रिटर्न्स हैं जिनमें भी लेट फीस लगती है। TDS रिटर्न GSTR 7 में 25 डेली मैक्सिमम 1000, TCS स्टेटमेंट में 100 डेली मैक्सिमम 5000, फाइनल रिटर्न में GSTR 10 में डेली 100 मैक्सिमम 5000। एनुअल रिटर्न GSTR 9 हो या 9A हो, डिपेंड करता है ATO इन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या था। ओके, अगर अप टू ₹5 करोड़ था तो 25 डेली मैक्सिमम 0.02% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर मोर देन 5 करोड़ एंड अप टू 20 करोड़ था तो 50 डेली मैक्सिमम 0.02% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर मोर देन 20 करोड़ था तो 100 डेली मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फाइनली GST प्रैक्टिशनर्स, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं देन द पर्सन इज एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज GSTP। 2 पॉइंट्स इसमें ये हैं कि अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है फ्रॉम CBIC और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसने ग्रुप बी में एज ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट या उससे ऊपर वाली पोस्ट पे काम किया होना चाहिए फॉर 2 years और मोर। और अगर वो एनरोल्ड है एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर TRP इन द प्री GST लॉ, तो वो होना चाहिए 5 years और मोर।